इंटेंसिटी बेटे हमारे पास डिपेंडेंट है पहली स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जिस तरह ओलर में हमने लाउडनेस बेटे पढ़ी थी, हम लाउडनेस को क्या किस पे डिपेंडेंट हम कहते थे एम्पलीट्यूड के ऊपर, वो एक्चुअली वहां पे भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट थी बेटे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं थी वो। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो है इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जितने एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये वैसे फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैं वैसे लिख रहा हूँ बेटे, नहीं करना आप लोगों ने। जो आप में से A2 का बच्चा कोई कनेक्ट हुआ होगा उसे मेरी भी समझ आ जाएगी, A1 के बच्चों के लिए नहीं है ये, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं। बेटे एनर्जी ऑफ अ वेव का फॉर्मूला होता है ये, ऑफ अ वेव कह लें या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का E इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर, या फर्दर लिखूं हाफ m ओमेगा 2 पाई f के बराबर होता है x नॉट का स्क्वायर, या फर्दर लिखूं तो 2 पाई स्क्वायर m फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, मैंने आपको ये लिखवाया कि इंटेंसिटी क्या एनर्जी है ना, पावर ओवर एरिया आया था। एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स नॉट। एक्स नॉट हम एम्पलीट्यूड के लिए यूज करते हैं A2 के अंदर, ये A2 की एक्सप्रेशन है, A1 में नहीं है। मैं अभी कैंसिल कर दूंगा, तो बच्चे A2 के कनेक्ट उनके लिए लिखा मैंने। बेटे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, इसका जितने एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा आ रही है। बड़ी वेव आती है देखो हमारे पास, तो पकड़ के बाहर फेंक रही होती है, ठीक है। छोटी वेव होगी तो एनर्जी कम होती है उसके अंदर, ठीक है, उसमें एबिलिटी भी कम होती है वर्क करने की। तो इसका मतलब हमारे पास जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एरिया कंसिडर करें हम लोग, बेटे इफ दिस इज एन एरिया, अब इस पे एक वेव फॉर्म जाके इस पे इंसिडेंट होती है, इस तरीके से वेव फॉर्म आ रही है, और वेव फॉर्म का जो हमारे पास बेटा एम्पलीट्यूड है कुछ ये वाला है, ये वेव फॉर्म बेटा जाके इस तरह हिट कर रही है इसको, ठीक है। अभी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड इस पोजीशन में अंदर जाके जो आ रहा है बेटा वो ये हमारे पास आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड अभी ए मैं कंसिडर करता हूँ, एम्पलीट्यूड का एरिया से नहीं कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। अब बेटे यहाँ पे जो एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास पर्टिकुलर एरिया जो हमने कंसिडर किया है, इसको जो एनर्जी मिल रही है वो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ये हमारे पास एरिया, ठीक है। अब एनर्जी हमारे पास इस पे जो आ रही है इंटेंसिटी सपोज कहते हैं हमारे पास I1 RE1, एरिया इज दिस वन, एरिया कह रहा हूँ सॉरी, एम्पलीट्यूड I1, ठीक है। अब यही हमारे पास क्या अगर कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास सरफेस एरिया तो उस चीज का सेम है, लेकिन हमारे पास अगर इस चीज को चेंज कर दें, अब चेंज अगर हो जाए यहाँ से सपोज ये अगर हो गया डबल, मैं अगर एरिया करता हूँ तो इंटेंसिटी पे क्या चेंज आएगी। ओके बेटे, अब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है इसका सपोज इफ आई चेंजेस टू A2 के बराबर हो गया, नाउ दिस इज A2, ठीक है। अब A2 हमारे पास बराबर किसके है, ट्वाइस ऑफ A1 के बराबर है। A2 की वैल्यू क्या है, दिस इज ट्वाइस ऑफ A1 के बराबर है, तो इंटेंसिटी I2 क्या वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर सेम एरिया बेटे उसका। अब इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है बेटे। हमारे पास इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर मैं रेशियो लूंगा I2 ओवर I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर ओवर A1 का स्क्वायर। करना भी इस तरह रेशियो मेथड से जाना है। I2 इज एज सच, I1 की वैल्यू हमारे पास क्या हमने डिटरमिन करनी है, I1 I के चले I1 ही ले लेने। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज 2A1 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज A1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब I2 क्या हो जाएगी, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगी, ठीक हो गया, ये तो क्लियर हो गया सिंपल सा।
इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता जाएगा उतनी हमारे पास एम्पलीट्यूड एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी डिलीवर करेगा, कीपिंग दिस एरिया व्हिच आई टू कांस्टेंट कंसीडर किया होता मैंने। सेकंड फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब बेटा इसको अब इसको मैं थोड़ा सा ना, अब वो अजीब सी एग्जांपल है लेकिन समझ आ जाएगी बेटे। अगर किसी को थप्पड़ मारते हो करीब से तो कम एनर्जी ट्रांसफर होती है, अगर हाथ दूर से आ रहा हो थप्पड़ करने के हाथ का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ज्यादा से एनर्जी ट्रांसफर होती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है हाथ का, एक होता है ये। ठीक है, तो दूर से अगर आ रही है हमारे पास, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक है, दूसरी चीज फैक्टर ये क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी। अगर 1 मिनट में 3 थप्पड़ पड़ते हैं और 1 मिनट में अगर 6 थप्पड़ पड़ते हैं, तो 6 थप्पड़ पड़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है चीज को। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड इज द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी करवा क्यों रहा है बेटा, ये पेपर में नहीं आई। ठीक है शाफे, उसकी रीजन बेटा ये है कि हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आया हुआ यहाँ पे V2 के रिलेशनशिप मैंने कहा जो मैं करवा रहा हूँ। पहले मैंने ये करवाया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फिर मैं फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर के ऊपर आया हूँ। ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला, हम इसको स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, हम इसको दूसरा नहीं कर रहे, प्रूफ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हमारे पास इंटेंसिटी जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अच्छा बेटे, अब सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ, सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखा होता है, लेकिन वी आर हैविंग क्वेश्चन पास पेपर जिसमें उसने क्वेश्चन में बता दे दिया कि इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो फर्दर क्वेश्चंस पूछे हुए इसके ऊपर। ठीक है, इसलिए सिंपल बोर्ड लिखवा रहा हूँ इसको। लेकिन क्वेश्चन जो आना है न्यूमेरिकल जो बेसिकली आए हुए कैम्ब्रिज के अंदर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से ही आए हैं ज्यादातर। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज इनवर्स स्क्वायर of distance between source and perpendicular area. It means intensity जो है third factor, but it is depending directly on distance between the source and the area, इसके भी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके स्क्वायर पे डिपेंडेंट कैसे है, इसको करने की जरूरत नहीं, वैसे मैं करा रहा हूँ बेटे। हमारे पास क्या इंटेंसिटी पावर ओवर एरिया आया। अगर हमारे पास, अगर मैं कोई भी एक चीज कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे एक लाइट सोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है दरमियान के अंदर, अब इसकी लाइट तो हर जगह जाएगी बेटे। ठीक है, अब लाइट अगर हर जगह जा रही है तो इसे अगर यहाँ पे मैंने देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया ले लेना पड़ेगा। पावर है सच है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हम आई किस पे डिपेंडेंट है, 1/r²। आर कौन सा डिस्टेंस लिया था बेटा, ये वाला मैंने, इसलिए आर के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ये उसी तरीके से बेटा, अगर आप हीटर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल हीटर है, गैस हीटर है, आप हाथ उसके करीब लेके जाते हो तो ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन आपकी हाथ को आके इंसिडेंट हो रहे होते हैं, हाथ ज्यादा सेक आ रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हाथ को दूर ले जाओगे तो कम इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही होती है, कम हीट आप तक पहुंच रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना सोर्स के करीब हो गए आप लोग, जितना डिस्टेंस कम होता है उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ सामने जो बच्चा बैठा होता है, अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो अगर देखा जाए ऑसिलोस्कोप के ऊपर ये वेव फॉर्म आ रही होती है, जो जी वेव फॉर्म प्रोपोगेट करती जा रही होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी ये मैंने वेव फॉर्म बनाई थी इस तरीके से। इट मीन्स अगर कोई बच्चा बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह पे, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हमारे पास वो ज्यादा मिल रही है। जो बच्चा इस जगह पे, इसमें इंटेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि वेव मूव करते हुए एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करता है। सोर्स यहाँ था, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास ज्यादा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने से एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, कम हो गया, इसके एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी चीज को देखते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन बेटे दीज फैक्टर्स। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है, और ज्यादातर क्वेश्चंस भी आपको इसी पे मिलने हैं। ठीक है, अब बेटे डिटर्मिनेशन, अगर वेव फॉर्म गिवन है, अगर हम चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है चाहे ट्रांसवर्स वेव है,
अगर हमने माइक्रोफोन लगाया और माइक्रोफोन इज फर्दर कनेक्टेड टू एन ऑसिलोस्कोप, या ईसीजी देख लेते हो ना, ईसीजी पे भी इस तरह ट्रेस आ रहा होता है सीआरओ के ऊपर, और यहाँ पे कहते हैं साहब नहीं रहे, ठीक है। तो बेटे अब ट्रेस अगर आ रहा है तो उस ट्रेस से हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड क्या निकालना, तो फिर क्या होगा, वो लर्निंग आउटकम है, ठीक है। ऑफ वेव फॉर्म्स यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये ओ लेवल की होती है। यहाँ पे हमने सिंपल उसकी मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है। हमने टाइम पीरियड किस तरह डिटरमिन करना है, फ्रीक्वेंसी किस तरह आनी है, और हमारे पास एम्पलीट्यूड को किस तरह निकालना है, ठीक है। अब बेटे ये चीज सारी ओ लेवल में की होती है, मैं ओ लेवल के सेक्शन में जो हमारा सिलेबस है उस चीज के ऊपर आऊंगा मैं। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, या नोट की फॉर्म में 2-3 पॉइंट्स अगर लिख दूं मैं। हमारे पास वेव फॉर्म जो भी होती है, एक एक्स प्लेट होती है, एक इसमें वाई प्लेट होती है। एक्स प्लेट के साथ, एक्स प्लेट में एक्स एक्सिस में टाइम एक्सिस होता है बेटे। द स्केल विच इज एसोसिएटेड विद एक्स प्लेट, उसको हम कह रहे होते हैं टाइम बेस्ड कंट्रोल, ठीक है। स्केल एसोसिएटेड विद एक्स प्लेट्स is called time based control or X plate sensitivity, and represent time in terms of number of deviants। क्या मतलब, सपोज कह देगा कि 4 मिली सेकेंड 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पहला हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, जो स्केल एसोसिएट होगा हमारे पास वाई प्लेट के साथ, ठीक है, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज नोन एज टाइम बेस्ड गेन कंट्रोल। उसी के अंदर कॉपी चेंज कर रहा हूं। Scale associated with Y plates is called gain control, or Y plates sensitive and represent voltage in terms of number of deviants। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ गई, the scale associated with Y plates is called gain control or Y plate sensitivity and represent voltage in terms of number of deviants। जैसे कि सपोज ने कह दिया दिस इज 2 मिलीवोल्ट या 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर या पर डिवीजन, ठीक है। ये स्केल जो आप कोई भी डायग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं उस तरह स्केल गिवन होता है। अच्छा, अब इसमें बेटा फॉर्मूले क्या यूज होने, मैंने सिंपल बताना स्केल फॉर्मूले जो हम इसमें यूज करेंगे कि अगर हमने टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड हमारे पास क्या, T इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन्स to represent a waveform times X plate sensitivity, ठीक है। अब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए बेटे हमने वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, हमारे पास F इक्वल्स टू 1 ओवर कैपिटल T है। थर्ड इज, अगर हमने बेटे हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ए से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज नंबर ऑफ डिवीजन्स
to represent the peak value times Y plate sensitivity. बेटे सारी मैंने वही चीजें जो उलैन में पढ़ी हुई हैं। अब इसका मैं क्वेश्चन पे स्टार्ट करूं। क्वेश्चन के लिए मिल जाए 1 मिनट। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। Question is, a wave produces sound wave of frequency 5 Hz. The waves are directed by a microphone and displayed on a screen. बेटे ये जो हिस्सा है, क्योंकि साउंड है, साउंड इज कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कैन यू लेट मी नो कि ये हमारे पास हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन को या रेयरफैक्शन को? या नहीं पता चल सकता हमें? बेटे ये जो लाइन है ना, ये जीरो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। कंप्रेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये जो क्रेस्ट है ये कंप्रेशन को इंडिकेट कर रही होती है। रेयरफैक्शन जो होती है उसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ये रेयरफैक्शन। बात क्लियर होगी? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह प्रोपेगेट करती जा रही है। बात क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप? क्या होगी? अब कैसे करना है इसको? बेटे हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, विच इज 5 हर्ट्ज। मैंने टाइम बेस्ड सेटिंग निकालनी है, तो पहले मेरे टाइम पीरियड निकलेगा तो टाइम बेस्ड सेटिंग निकल सकेगी। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं 1/5 करता हूं तो क्या आ जाएगा, 0.20 आ रहा है। ठीक है, अच्छा। अब बेटे अगर टाइम पीरियड आ गया तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ बॉक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस टाइम्स एक्स प्लेट सेंसिटिविटी या टाइम बेस्ड कंट्रोल, टाइम बेस्ड सेटिंग जो उसने रिक्वायर की हुई है। अब टाइम पीरियड हमारे पास है 0.020। हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस अलोंग एक्सिस जिसमें एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही है, कितने में? 2 बॉक्सेस में एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही है ना। तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम बेस्ड सेटिंग साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगी ये। नाउ इफ यू मेक टाइम बेस्ड सेटिंग एज सब्जेक्ट, तो ये फर्दर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 0.020 को इफ यू डिवाइड इट बाय 2 तो 0.010 आ गया। दिस इज इन सेकंड पर डिवीजन आ गया बेटे, सेकंड पर डिवीजन, पर डिवीजन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आंसर देखें, सारे उसने क्या दिए हैं, मिली सेकंड में दिए हैं, तो कौन सा आंसर होगा वो? ये सारे आंसर सेकंड पार्ट डिवीजन में थे। ये भी गलत है। दिस इज 0.20, 0.20, 0.10। अब इन चारों में कौन सा आंसर होगा? आंसर डी होगा बेटे। ठीक है, क्योंकि मिली मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है ना। इसको वैसे भी अगर करते तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, 100 मिली क्या होता है, 1000 से डिवाइड करोगे। अगर बेटा इसको 1000 से डिवाइड करते हो हमारे पास वही आ जाएगा 0.10। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया डी फॉर डिंगटोंग। बात क्लियर होगी सबको? अच्छा, नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास इसका सेकंड में, a CRO is used to display the trace from the sound wave, the time based setting is this one। अब सारी ये साउंड वेव्स हैं, पता चल गया ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो रही माइक्रोफोन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कितनी होगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यही के नंबर टाइम पीरियड का। ठीक है, मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, ये टाइम पीरियड हो गया बेटे। अच्छा, अब टाइम पीरियड हमने निकालना है बेटे, एक वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है? हम्म, 2 बॉक्सेस में तो नहीं हो रही है। तो 3.1 3.2 पे अप्रोक्सीमेटली जा रही है। यहाँ से गए तो एटलीस्ट ये देखो, ये यहीं से कंसिडर करूं तो ये हमारे पास ओवरऑल ये है, थोड़ा सा फर्क, 3 बॉक्सेस हैं 3.1 पे, लेकिन चलो 3 बॉक्सेस लेते हैं अप्रोक्सीमेटली है हम नीचे, क्योंकि हमारे पास MCQ है
वहां से नीचे चॉइस देख लेंगे फिर, ठीक है। 3 बॉक्सेस पे एक वेवफॉर्म कंप्लीट हो रही है, इससे 3 हो गया बेटे। टाइम बेस्ड सेटिंग कितनी गिवन है? दिस इज 5 times 10 to raise पर -6। Why is it so? Because 5 microseconds given था, 5 microsecond पर मिलीमीटर भी है, एक मिनट, पर मिलीमीटर को भी अंदर ही कवर करना है यहीं पे। टाइम्स 10 to raise पर -1 लिख दूं, -3 होता ना, क्योंकि ग्राफ कौन सा दिया? सेंटीमीटर था बेटे, ठीक है। तो हमारे पास 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसके बराबर हो गया ना बेटे। सेंटीमीटर जो होता है 10 to the -2 होता है, मिलीमीटर जो होता है 10 to the -3 होता है। तो मैंने वो किया, इसलिए -1 लिख दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या है यहाँ से? बेटा मिली में कर नहीं सकते ना, क्योंकि उसने ग्रिड हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये उसने मिलीमीटर में कर दिया है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो जिस तरह ग्रिड गिवन होगा, ग्रिड के अकॉर्डिंगली बेटे हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये 10 to -4 चाहे लिख लो आप लोग। अब बेटे हमने क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लो, देखो क्या आंसर आता है। इसका मतलब 6.7 किलोहर्ट्ज लिख सकते हैं। 6.7 किलोहर्ट्ज इसमें कौन सा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। कौन सा? बी तो बेटा 67 है, ये 6.7 हमारा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसे 3 मूव किया यहाँ पे, तो 3 पावर हो जाएगी। इसको फर्दर अगर मैं मूव करूं 6.67, ठीक है, टाइम्स 10 to raise पर 3 हर्ट्ज हो जाएगा ना। थर्ड क्वेश्चन नाउ, the CRO is connected to an alternating voltage. The following trace is produced on the screen. The oscilloscope time based setting is 0.5 millisecond per centimeter and the Y sensitivity is 2 volt per centimeter. Which statement about the alternating voltage is correct? Amplitude 3.5 है, ठीक है, करेक्ट है या नहीं? थर्ड क्वेश्चन आओ बेटे। पहले पूछा एम्पलीट्यूड हमारे पास इसका कितना 3 है नहीं। एम्पलीट्यूड के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? एम्पलीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस अलोंग वाई एक्सिस टू रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड पोजीशन टाइम्स गेन कंट्रोल। बेटा अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं कितने बॉक्सेस पे इसका एम्पलीट्यूड कंप्लीट हो रहा है, दिस इज, ये वैसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, जिसका मतलब ये कोई मेन पोजीशन है इसकी। तो ये हमारे पास 3.5 बॉक्सेस आ रहा है, नीचे भी 3.5 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो एन वाई की वैल्यू क्या होगी? 3.5। गेन कंट्रोल कितना गिवन है हमारे पास? दिस इज 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, 2 वोल्ट। तो जी पूछो, ये 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 7 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब आंसर आना भी वोल्ट के अंदर, इसमें जो सेंटीमीटर लिखा है लिखा भी गलत है, आंसर वोल्ट में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो ये गिवन था, ठीक है। दूसरा अगर हम इसमें टाइम पीरियड निकालता हूं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस टाइम्स टाइम बेस्ड कंट्रोल। अब कितने बॉक्सेस में एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही है? दे रहा 4 बॉक्सेस, तो ये बेटा वैल्यू 4 होगी हमारे पास। टाइम बेस्ड कंट्रोल हमारे पास कितना? इस वैल्यू गिवन टू 0.5 मिली सेकंड, मिली टाइम्स 10 to raise पर -3 हो गया, तो कितना हो गया? 2 times 10 to raise पर -3 सेकंड हो गया बेटे। फ्रीक्वेंसी भी उसने पूछी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/t के बराबर होगी, तो 1/2 times 10 to raise पर -3 करूं तो क्या 500 आंसर आता हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास आंसर बी बनता फिर बेटे। 500 हर्ट्ज का मतलब हो गया 0.5 किलो हर्ट्ज, बी आंसर हो गया। कैसे बेटे? ग्राफ से तो हमारे पास 4 डब्बे आ रहे हैं, 1 2 3 4 काउंट किए तो हमने, ये 4 डायरेक्टली ग्राफ से नहीं आनी है। आपने ये स्क्रीन पे आ रहा है, और जो आपने स्केल सेट किया वो ये आ रहा है। इस स्केल को वेरी करोगे, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले वो भी वेरी कर जाता है, ठीक है। वो ओ लेवल का क्वेश्चन बनता है जो डायरेक्टली ग्राफ से वैल्यू लेके आप लिख देते हो, यहाँ उस तरह नहीं है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर the display on the CRO shows the signal produced by the electric circuit. The time base set is 5 nanosecond per division and the Y
गेन इज 10 वोल्ट पर डिवीजन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अभी मैं अब कर ही लोगे, कोई फर्दर करने की मुझे जरूरत नहीं है, आंसर बता लिखे हुए सारे ये हो जाएंगे, नहीं होंगे फिर मुझे पूछ लीजिए, बता दी कि मैं आगे टॉपिक पे आ जाऊँ। समझ तो आ गया नहीं? इसका मतलब वी हैव डन ऑल दिस लर्निंग आउटकम्स बेटे, ये सारी हो गई हैं, ठीक है। इंटेंसिटी भी बता दी मैंने, अभी ये जो करवाई ये अंडरस्टैंड का वर्ड है, द यूज ऑफ, यूज को स्ट्रक्चर नहीं करना है, यूज करना है। टाइम बेस एंड वाई गेन ऑफ द सीआर टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक हो गया बेटा। दिस द लर्निंग आउटकम व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, ठीक है। दिस इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि ओ लेवल इसमें क्वेश्चन के इतने कोई डिटेल नहीं होती इतनी। अब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स 7.2 लर्निंग आउटकम, कैंडिडेट शुड बी एबल टू कंपेयर टी वेव्स एंड longitudinal waves and analyze and interpret graphical interpretation of transverse and longitudinal। अच्छा अब इस पे आ गए। अच्छा अब अगर दोनों को हमने कंपेयर करना है बेटा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, तो ओके बेटा पहली तो चीज आती है इसकी डेफिनेशन, डिफाइन किस तरह करोगे ट्रांसवर्स वेव को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, ठीक है, perpendicular to the motion of wave. Waves in which displacement का बात कर, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करता है, बात कर वाइब्रेशन का वर्ड हम ओ लेवल में यूज करते हैं, ए लेवल में डिस्प्लेसमेंट का वर्ड ही होगा। और पार्टिकल is perpendicular to the motion of wave energy, ठीक है। so this is for transverse wave। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगी पार्टिकल, दिस इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव एनर्जी, ठीक है। वेव्स इन विच डिस्प्लेसमेंट या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव एनर्जी। दोनों में फर्क किस चीज का आ रहा है बेटे हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर का वर्ड है और इसमें पैरेलल का वर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास आती है कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। ट्रांसफर वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, crest and trough। crest is considered as an upper displacement और trough lower displacement पे आ गई, ठीक है। और it is composed of compressions and rarefactions। compression mean के high pressure region है, rarefaction mean low pressure region है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर देखते हैं इसमें पार्टिकल बेटे वाइब्रेट कर रहा होता है हमारे पास अप एंड डाउन, जबकि वेव जो है इट इज एडवांसिंग फॉरवर्ड, इज द मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव और हमारे पास वर्टिकल जो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। जबकि हमारे पास इस वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल बेटे वाइब्रेट कर रहा होता है पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, दिस इज द वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया पार्टिकल। जबकि वेव जो इट इज आल्सो मूविंग पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज द मोशन ऑफ वेव। बेटे नेक्स्ट आगे इसके एग्जांपल्स के अंदर, तो लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास, वाटर वेव्स, waves along a rope या string, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM आप कैम्ब्रिज में भी लिख सकते हो। जब किसी एग्जांपल हमने ओला में पढ़ी, दिस इज साउंड वेव। अब मेजर डिफरेंस बेटा ए लेवल में एक होता है पोलराइजेशन। में लिखने लगा हूं, मैंने समझाया नहीं क्योंकि लर्निंग आउटकम में आपकी नहीं आई, ठीक है। लेकिन बाद में फिर वो दोबारा आनी है तो मैं यहीं पे कवर करूंगा उसको, लेकिन समझाऊंगा मैं उसको बाद में डिटेल के अंदर। पोलराइजेशन, हम बेटे पोलराइज कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव को, कैन बी पोलराइज्ड।
कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अब पोलराइजेशन है क्या बेटे, ये डिटेल में आगे आनी है। पहले ये सिलेबस में नहीं थी, फिर हमारे सिलेबस में आई, फिर निकल गई, फिर दोबारा आ गई है डिटेल के अंदर। अब आगे लर्निंग आउटकम आएगी, वहीं पे कराऊंगा। अभी मैंने सिर्फ उतनी चीज करवाई है कि जो कि यहाँ पे कवर हो सके। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपैरिजन ये हो गया। अब एनालाइज एंड इंटरप्रेट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफर्स। अब मैंने आपको पहले बेटा बता दिया था, अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल जनरेटर है, ये या हमारे पास माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है, विच इज फर्दर कनेक्टेड टू CRO, तो बेटे हमारे पास जो वेव फॉर्म बन रही है वो ये वाली अगर बन रही है, इस वेव फॉर्म को हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर एग्जामिनर ने हमें CRO की स्क्रीन पे ये चीज मिल रही है, यहाँ टाइम है, यहाँ उसने वोल्टेज दिया होता है CRO के ऊपर, तो हमारे पास जो ट्रेस बन रहा है वो कुछ ये वाला बन रहा है। अब इस ट्रेस को देख के बेटे हम कभी भी नहीं रिजल्ट निकाल सकते कि हमारे पास ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। अब बेटे इस वेव फॉर्म को देख के हम, इट कैन बी ट्रांसवर्स और इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल। अगर हमारे पास हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, तो मैं इस वेव फॉर्म को अगर मैं एनालाइज करूं कि हमारे पास पहली चीज अबव वेव फॉर्म कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और अगर ट्रांसवर्स है ये, तो A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसने कह दिया A ट्रांसवर्स है तो A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेस्ट को। ठीक है, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ट्रफ को। और अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है यही चीज, उसने स्पेसिफाई कर दिया अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, इफ लॉन्गिट्यूडनल A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, फिर बेटे इसको A जो होगा कंप्रेशन को इंडिकेट कर रहा होगा, B जो है वो रेयरफैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन जनरली हम देख के नहीं बता सकते, हम इस वेव फॉर्म को देख के नहीं बता सकते। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास से पहले रखूंगा यहीं पे कि बेसिकली जो क्वेश्चन आया हुआ है। बेटे अगर इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास पे रिप्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा होता है, ये वाला यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस जगह हमारे पास क्या प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, प्रेशर एट A जो है दिस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसलिए हमने कह दिया कंप्रेशन है। यहाँ जो प्रेशर आ रहा है हमारे पास, प्रेशर एट B जो है दिस इज लेस देन एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और जहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा वहां पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। बात क्लियर होगी, कंप्रेशन रेयरफैक्शन।